देश में एक ऐसा बदलाव आने की चर्चा है जो देश की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। इसका नाम है डिलिमिटेशन और हिंदी में पश्चिम। लेकिन सवाल है, डिलिमिटेशन आखिर होता क्या है? कुछ राज्य इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, सवाल है आखिर डिलिमिटेशन होता क्या है? जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ 10 वर्ष के बाद जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए संसदीय क्षेत्रों की और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्गठन करना। आइए आसान भाषा में समझें। मान लीजिए एक जिले में 10 लाख लोग रहते हैं और दूसरे जिले में 25 लाख लोग रहते हैं और दोनों संसदीय क्षेत्रों के लिए एक एक सांसद। लेकिन परिसीमन के अनुसार दोनों जिलों की जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए और इसी असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन या परिसीमन कहा जाता है। लेकिन भारत में डिलिमिटेशन वह चुनावी क्षेत्रों का नक्शा बदलने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए यह भी तय होता है कि किस राज्य के पास लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी। अगर महिलाओं को आरक्षण लागू हो जाता है तो उनके लिए सीटों का निर्धारण भी इसी प्रक्रिया के दौरान होगा। यानी डिलिमिटेशन सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संसद में राज्यों की ताकत भी तय करता है। यही वजह है कि इसे भारत की सबसे संवेदनशील संवैधानिक प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा और ये परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निश्चित करेगा। अभी तक 4 परिसीमन आयोग बनाए गए। पहला परिसीमन आयोग 1952 में, दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में, तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में और चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बनाया गया। मुद्दा इतना बड़ा क्यों बढ़ गया? 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा कुछ समय के लिए स्थिर रहेगा, क्योंकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल होते हैं या अपने जनसंख्या पर नियंत्रण पा लेते हैं उन्हें नुकसान न हो। इसका मतलब यह था कि फिलहाल किसी भी राज्य की लोकसभा सीट कम या ज्यादा नहीं होगी। सभी राज्यों की सीट लगभग उसी अनुपात में बनी रहेगी जैसा कि 1971 की जनगणना के अनुसार तय किया गया था। बाद में यह रोक हटने वाली थी, लेकिन अलग अलग सरकार ने इसे बढ़ा दिया। आखिरकार 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। यहीं से विवाद शुरू होता है। विवाद किस बात का? दक्षिण भारत के कई स्टेट जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में परिवार नियोजन नीतियों को काफी गंभीरता से लागू किया है और वहाँ की जनसंख्या रफ्तार काफी कम भी हो गई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई स्टेट में आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। यहीं से सवाल खड़ा होता है, आखिर लोकसभा सीट आबादी के अनुसार बांटी जाएगी तो जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ लोकसभा सीट ज्यादा मिलेगी और जहाँ की जनसंख्या कम है वहाँ पे सीटें कम मिलेगी। यानी जिन्होंने सरकार की नीति का, नियमों का पालन किया है उन्हें ही नुकसान होगा। इसीलिए साउथ इंडिया के बहुत सारे नेताओं का कहना है कि उन्होंने सरकार की नीतियों का पालन किया है, उन्हें जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का पालन किया है, इसलिए उनकी राजनीतिक ताकत कम नहीं होनी चाहिए और यही है विवाद का जड़। आइए और समझते हैं। अब बात करते हैं 131वां संशोधन विधेयक 2026 का। इसी में डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। 3 दिन का एक विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल को बुलाया जाता है, लेकिन ये बिल पारित नहीं हो पाती है। क्यों पारित नहीं हो पाती है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी बिल को पास करने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहला ये कि लोकसभा की कुल सीट के आधे से ज्यादा सांसद बिल के पक्ष में होनी चाहिए और दूसरा और सबसे अहम ये कि सांसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों का कम से कम 2/3 बहुमत बिल के पक्ष में हो। लोकसभा की कुल सीट अभी 543 है, जिनमें से 3 सीटें अभी खाली है, बचे 540 सीट, जिसमें से 12 सदस्य सांसद में गए ही नहीं। कुल बचे 528 सदस्य और इन्हीं 528 सदस्यों ने वोटिंग किया, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए था 528 सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो होता है 352। लेकिन एनडीए को मिलती है 298 वोट और विपक्ष में पड़ता है 230 वोट। इसीलिए यह बिल पास नहीं हो पाता है। अगर यह बिल पास होता तो क्या होता? अगर यह बिल पास हो जाता तो जो लोकसभा की अधिकतम सीट 550 है वह बढ़कर 850 हो जाती। अब बात करते हैं महिला आरक्षण। 2023 में महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदना योजना पारित हो चुका था और महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी।
लेकिन डिलिमिटेशन से जुड़े होने के कारण यह बिल भी पास नहीं हो पाता है। उस समय विपक्ष लगभग एकजुट थी और सभी विपक्षी दल ने बिल के खिलाफ वोटिंग किया। हालांकि विपक्षी दलों का कहना था कि उन्हें महिलाओं को 33% आरक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार महिला आरक्षण कानून के तहत डिलिमिटेशन बिल पास करवाना चाहती है और भविष्य में पॉपुलेशन के आधार पर राज्यों में लोकसभा सीट का बंटवारा करना चाहती है। अब 4 महीने बाद एनडीए सरकार की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। उसने तोड़जोड़ की नीति से अप्रैल से जुलाई तक विपक्षी दलों के कई सांसद जैसे तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद को, शिवसेना यूटी के सांसदों को एनडीए में मिला लिया है। इस बदलाव के बाद एनडीए सरकार की आंकड़ा 298 से बढ़कर 329 हो चुकी है और वह डिलिमिटेशन बिल के बहुमत के काफी करीब आ गई है और उसके लिए इस बिल को पास करना काफी आसान भी हो गया। अब भाजपा की नजर उन दलों पर है जो एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन वह डिलिमिटेशन का पूरी तरह विरोध भी नहीं कर रहे। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि अगर सरकार लिखित रूप से यह भरोसा देती है कि देश के हर एक राज्यों में लोकसभा सीट में समान रूप से 50% की बढ़ोतरी की जाएगी, तो ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने का कोई खास वजह नहीं है। यानी जिन राज्यों की सीट 40 है वह बढ़कर 60 हो जाएगी, जिन राज्यों की सीट 80 है वह बढ़कर 120 हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, देश में डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के आधार पर होनी चाहिए या फिर सीटों में 50% बढ़ोतरी के आधार पर होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।